नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुनमुन अग्रवाल, जो श्री धन्वंतरी आईवीएफ सेंटर की स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर मुनमुन, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और आयुष्मान में आज हम बात करेंगे महिलाओं और पुरुषों में होने वाली इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के क्या कारण होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और इसका इलाज कैसे संभव है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान आपकी टीवी स्क्रीन पर क्लिनिक के फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप कार्यक्रम के बाद डॉक्टर मुनमुन से सलाह ले सकते हैं। तो डॉक्टर मुनमुन, सबसे पहले जिस तरीके से हमारा टॉपिक इनफर्टिलिटी है, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि इनफर्टिलिटी आखिरकार क्या है, इसके बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। दर्शकों को बताइए। जी नमस्ते, मैं डॉक्टर मुनमुन अग्रवाल। तो आज हम जानेंगे कि इनफर्टिलिटी होता क्या है। देखिए, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, इसका मतलब ये कि अगर एक कपल पिछले 1 साल से निरंतर कोशिश कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, ऐसे कपल्स में हम कहते हैं कि हाँ, इनको इनफर्टिलिटी की कोई इश्यू हो सकती है। चलिए इनकी जांच करते हैं कि क्यों नहीं प्रेगनेंसी रुक रही है। अगर कपल यानी स्पेशली वाइफ की एज लेस देन 30 है, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप करीबन 1 साल तक निरंतर खुद कोशिश करिए, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन अगर वाइफ की उम्र 30 साल से ऊपर है तो उन्हें हम कहते हैं कि आप 6 महीने कोशिश करिए। अगर 6 महीने में भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो प्लीज आप जाके अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जरूर कंसल्ट करें। तो इन्हें कहा इनफर्टाइल कपल्स। बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे हैं डॉक्टर मुनमुन, ये समस्या बहुत ही ज्यादा आम हो चली है। इसके कारण आखिरकार क्या होते हैं, वजह क्या? आजकल जिस प्रकार का लाइफस्टाइल हो गया है, खान पान हो गया है, उस वजह से इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ज़्यादा राइज में है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो लेट मैरिजेस, हमें समझना पड़ेगा कि फीमेल्स में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, लेकिन अगर हम शादियां लेट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी लेट प्लान कर रहे हैं, 30 की उम्र के बाद शादियां हो रही हैं, तो ये सब कारण होता है कि इनफर्टिलिटी एट अ राइज है। सेकेंडली, मेल्स में अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, स्पेशली स्मोकिंग डीएनए, स्पर्म्स के डीएनए तक को डैमेज करता है। तो स्मोकिंग इज वेरी हार्मफुल। ये स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है कि आजकल मेल इनफर्टिलिटी भी ऑन अ राइज है। और भी बहुत कारण है मेल्स में, जैसे निरंतर लैपटॉप का यूज करना अपने लैप में रखकर, उससे भी स्पर्म काउंट कम होता है। प्लस अल्कोहल, और जो हम देखें कि आजकल फिजिकल एक्टिविटी जो कम हो गई है, मोटापा जो बढ़ रहा है, इस वजह से दोनों मेल्स एंड फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सारे कारण जो हैं, आजकल के लाइफस्टाइल चेंजेस जो हो रहे हैं, ये सब इनफर्टिलिटी के केसेस को बढ़ा रहा है। ये कारण है मोस्टली कि आजकल इनफर्टिलिटी इतना राइज क्यों कर रहा है। बिल्कुल डॉक्टर मुनमुन, लेकिन हम देखते हैं ये जो समस्या है महिलाओं में काफी ज्यादा होती है इनफर्टिलिटी, और महिलाओं में हम आमतौर पर देखते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस काफी ज्यादा हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से, कई और कारण होते हैं, लेकिन पीसीओएस एक बड़ी समस्या है। ये आखिरकार क्या है? स्पेशली आजकल फीमेल्स में पीसीओएस बहुत कॉमनली देखा जा रहा है, एंड लोग उससे बहुत घबरा भी रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अरे हमको पीसीओएस है, पीसीओएस हो गया है। बट मैं उन महिलाओं को कहना चाहूंगी कि प्लीज घबराइए मत। अगर आपको पीसीओएस की डायग्नोसिस हो भी रही है ना, तो ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस इसका सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है लाइफस्टाइल चेंजेस। आपको अपने दिनचर्या में कुछ चेंजेस लाने हैं जिससे आपका पीसीओएस मोस्टली 80% में ठीक हो सकता है। और ये क्या है, दिनचर्या में क्या चेंजेस लाने हैं आपको?
जैसे अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ये देखा गया है कि इंसान अगर 10% अपना वेट लूज कर लेता है तो उसके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। जैसे पीसीओएस में मेनली तीन चीजें हम कह सकते हैं देखी जाती हैं। एक, माहवारी लेट आती है फीमेल्स में, माहवारी कम आती है। दूसरा, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ, जिसको हम हर्स्यूटिज्म भी कहते हैं, जैसे मूस्टैच, बियर्ड, है ना, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, ये देखा जाता है फीमेल्स में। एंड थर्ड होता है इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि हमारे शरीर में मेल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है और फीमेल हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है। इस वजह से मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ हमें दिखने लगता है। अंडाक्षय में बहुत सारे अंडे बनने लगते हैं, जिस वजह से एक भी अंडा सही समय पर नहीं बनता है और इस वजह से हमारी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है और माहवारी भी लेट आती है। अब हम समझें इसका उपाय क्या है। इसका उपाय ये है कि 10% ऑफ योर वेट अगर आप लूज करते हैं, जैसे अगर आप 60 kg के हैं, आप 5 से 6 किलो वजन कम कर लेंगे तो देखिएगा आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। सिर्फ वेट लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ टाइम से सोना, टाइम से उठना, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना, इसके लिए आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए। देन डाइट में ऐसा नहीं कि आपको भूखे पेट रहना है। डाइट मतलब हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। यानी अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो आपको अंकुरित मूंग, मोठ, चना, पनीर, टोफू ये सब लेना चाहिए। आप अगर नॉन वेज खाते हैं तो बॉइल्ड एग लीजिए आप ब्रेकफास्ट में। ये सारी चीजें हैं जो आपको शरीर को प्रोटीन देगा। तो हाई प्रोटीन डाइट लेना है एंड लो कार्बोहाइड्रेट। लो कार्बोहाइड्रेट मतलब फ्राइड आर्टिकल्स, आलू, चावल, मैदा, ये सब अपने को डाइट में कम करना है। जब हम एक बैलेंस्ड डाइट लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट लॉस भी होगा और हमारा पीसीओडी भी कई हद तक ठीक हो जाएगा। जब आपका पीसीओडी पीरियड्स रेगुलर आने लगेंगे तो आपके प्रेगनेंसी भी इजीली रुक जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, खान पान में बदलाव करके ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस की दिक्कत है वो हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब बात इनफर्टिलिटी की होती है, बात आईवीएफ की भी होती है, समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये क्या है, इसकी मदद कैसे ली जा सकती है? जी बिल्कुल। पहले ना मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी के कारण क्या होते हैं, है ना। सिर्फ पीसीओएस नहीं होता। सो बेसिकली हम कहते हैं 5 रीजंस यानी फीमेल्स के अंडाक्षय में अंडे सही बनने चाहिए। जैसे पीसीओएस हो गया, उसमें बहुत अंडे बन रहे हैं जिस वजह से परेशानी है। और आजकल ये देखा गया है इवन इन यंग गर्ल्स कि अंडाक्षय में अंडे बनने की क्षमता कम हो जा रही है। जैसे फीमेल्स की एज 22, 25 है, 28, बट उनके अंडाक्षय की हम कहेंगे कि उम्र हो गई है 35-40, यानी अंडाक्षय में अंडे बनने की क्षमता काफी कम हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का। सेकंड, हमें देखना होता है कि बच्चेदानी में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। थर्ड होता है कि उनके जो फलोपियन ट्यूब्स होते हैं, नली जिसे कहा जाता है, वो खुली है कि नहीं। चौथा रीजन होता है मेल फैक्टर, यानी कि हस्बैंड के शुक्राणु कैसे हैं, स्पर्म्स की क्वांटिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, उनकी चंचलतापन कैसा है। ये सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। और अगर ये चारों फैक्टर्स अपने नॉर्मल हैं फिर भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो इन्हें हम कहते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, कि हम इन साधारण तरीकों से नहीं बता पा रहे हैं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। अब हम अगर आए सीधे तो आईवीएफ यानी क्या। आईवीएफ को आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है, और आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें होता क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि अंडे और शुक्राणु को लैब में मिलाकर फर्टिलाइज किया जा रहा है, ब्रूम बनाया जा रहा है और उस ब्रूम को एक स्त्री के बच्चेदानी में प्रत्यारोपण यानी ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये आईवीएफ भी 4 प्रकार के होते हैं।
एक होता है सेल्फ आईवीएफ। इसमें क्या होता है कि हम वाइफ का ही एग लेते हैं और हस्बैंड का ही स्पर्म लेते हैं, जिसको सेल्फ आईवीएफ कहा जाता है। एक होता है डोनर एग आईवीएफ। उसमें क्या रहता है कि वाइफ में अंडे अच्छे नहीं बन रहे हैं तो हम किसी और स्त्री से एग लेते हैं, हस्बैंड के स्पर्म से लैब में उसको मिलाते हैं, ब्रूम बनाते हैं, ब्रूम को हम वाइफ में ही ट्रांसफर करते हैं। इसको कहा जाता है डोनर एग आईवीएफ। तीसरा होता है डोनर स्पर्म आईवीएफ, यानी हस्बैंड के शुक्राणु बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, वाइफ का एग लेते हैं, उसको बैंक से स्पर्म लेकर एग और स्पर्म को मिलाकर ब्रूम बनाते हैं और उस ब्रूम को हम फिर वाइफ के बच्चेदानी में प्रत्यारोपण करते हैं। तो इसको कहा जाता है डोनर स्पर्म आईवीएफ। और बहुत ही रेयर केसेस में एम्ब्रियो डोनेशन करके एक प्रक्रिया होती है। वो होती है कि हस्बैंड में भी स्पर्म अच्छे नहीं है, वाइफ के भी एग अच्छे नहीं बन रहे, तो हम बना बनाया ब्रूम, यानी अंडा भी किसी और का, स्त्री भी, शुक्राणु भी किसी और का, बना बनाया ब्रूम वाइफ के बच्चेदानी में डालते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के आईवीएफ होते हैं जो एक कपल के केस को स्टडी करके डिसाइड किया जाता है कि इस कपल में किस प्रकार का आईवीएफ बेटर रहेगा। बिल्कुल, केस की स्टडी के हिसाब से यानी कि आईवीएफ किया जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर मुनमुन बात करें आईवीएफ की सफलता की, तो सफलता दर आखिरकार इसकी क्या है? कई केसेस ऐसे भी होते होंगे आईवीएफ होने के बाद भी इनफर्टिलिटी कायम रहती होगी। बिल्कुल, आईवीएफ एक साइंटिफिक प्रोसीजर है। 100% सक्सेस रेट हम नहीं कह सकते, लेकिन सक्सेस रेट बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। केस सिलेक्शन पे, यानी हमें सही प्रकार का ट्रीटमेंट डिसाइड करना रहता है कि हाँ, इस कपल के लिए इस प्रकार का आईवीएफ का ही सक्सेस रेट अच्छा है। सक्सेस रेट वैरीज फ्रॉम 20% टू 90%, डिपेंडिंग कि हम किस प्रकार का आईवीएफ कर रहे हैं, किस कपल में कर रहे हैं। बहुत फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करता है आपका सक्सेस रेट। वाइफ में एग की क्वालिटी, कई बार क्या होता है कि साधारण टेस्ट में तो हमको लगता है कि हाँ ठीक आ रहे हैं, क्वालिटी ठीक लग रही है, लेकिन जब एक्चुअल में हम एग्स को बाहर निकालते हैं और स्पर्म से मिलाते हैं तो एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से सक्सेस नहीं मिलता है। सिमिलरली स्पर्म्स, एक बार लगता है कि हाँ देखने में तो सब ठीक है, लेकिन जब हम आईवीएफ करते हैं, अगर एक गुड क्वालिटी एग को स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तीसरा होता है यूट्रस। कई बार बच्चेदानी एक अच्छे भ्रूण को एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको रिजेक्ट कर देती है बिकॉज ऑफ सम इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, तो उस केस में भी हमें सक्सेस नहीं मिलता है। सो ये सारी चीजें होती हैं कि हम जैसे जैसे आईवीएफ का प्रोसीजर करते हैं हमें चीजें समझ में आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही सक्सेस हो जाएगा। अगर आपका फर्स्ट टाइम में सक्सेस नहीं होता है तो निराश ना होएं। उस फर्स्ट साइकिल में हमें कई चीजें पता चलती हैं कि क्या आपका एग अच्छा नहीं था, या आपका स्पर्म अच्छा नहीं था, क्या आपके यूट्रस में कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो ये फैक्टर्स जो हमें पहले साइकिल में पता चलती हैं, हम उसी चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं दूसरे साइकिल में। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर आपका पहला आईवीएफ साइकिल सक्सेस नहीं हुआ है तो दूसरा भी नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला साइकिल हमें बहुत कुछ बताता है, जो चीजें हम फिर सेकंड में इंप्लीमेंट करते हैं एंड फिर सक्सेस की चांसेस बढ़ जाते हैं। और आईवीएफ प्रोसीजर इज वेरी सेफ, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपके शरीर को कुछ नुकसान नहीं होता है। तो उस चीज का आप स्ट्रेस ना लें। 3 से 4-5 बार तक भी आप आईवीएफ करवा सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें समय कितना लगता है डॉक्टर मुनमुन? और अगर बात करें पेशेंट को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो लाइफस्टाइल में अगर कुछ बदलाव किए जाएं, जीवन शैली में अगर कुछ बदलाव किए जाएं तो इनफर्टिलिटी को हम रोक भी सकते हैं और इससे फायदा भी मरीज को आमतौर पर मिलेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लाइफस्टाइल चेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आईवीएफ में भी जा रहे हैं तो सबसे बड़ा चीज है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंज में हम अपने पेशेंट्स को सबसे पहले ये कहते हैं कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आप ट्रीटमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस नहीं लेंगे।
डेली हम उन्हें कहते हैं आप योगा मेडिटेशन करेंगे। सेकेंडली, न्यूट्रिशियस डाइट, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घर का बना स्वच्छ खाना, बाहर का जंक, ये सब अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो इस प्रकार अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप सही प्रकार का स्वच्छ खाना खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी सक्सेस रेट में बहुत हेल्प करती है। पॉजिटिव एटीट्यूड एक कपल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईवीएफ के सक्सेस के लिए। मैं हर उन कपल्स को वहाँ जो बैठे हैं उन्हें कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, अपने डॉक्टर पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। सेकेंडली, आपने पूछा कि खर्चा क्या लगता है। इसका सेंटर टू सेंटर, सिटी टू सिटी इनके रेट्स वैरी करते हैं। तो कई बार मैं ये कहूँगी कि 1 लाख से लेके 3 लाख तक के बीच में जगह सेंटर टू सेंटर वैरी करता है, और इस बीच में इसका खर्चा आता है। बिल्कुल। और अगर डॉक्टर मुनमुन अगर हम बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं मरीजों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, कई पेशेंट कपल आपके पास भी पहुंचते होंगे, तो आखिरकार लगातार जो है पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे का कारण आप क्या देख पाती हैं, क्या समझ पाती हैं? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक ये हो रहा है, ये मैंने अपने प्रैक्टिस में बहुत नोटिस किया है, जो यंग गर्ल्स आजकल डाइटिंग के नाम पर न्यूट्रिशियस डाइट ना खाकर बहुत लंबे समय तक भूखे पेट रहते हैं, कीटो डाइट कर रहे हैं, फैट डाइट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, अपना न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि बेटा आप लोग अभी नहीं समझ रहे हो, बट दिस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज हार्मिंग यू। ये आपके अंडाक्षय में अंडे बनने की क्षमता को कम कर रहा है। तो आप इतने यंग एज में, मतलब 15-16 साल के गर्ल्स हो, 15-16 साल से 20-22 की लड़कियां जो हैं, प्लीज घर का बना अच्छा हेल्दी खाना खाइए और एक्सरसाइज करिए। ये एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल चेंज आपको अपने में लाना है। आप अभी 15 से लेके 25 साल में जैसे अपना लाइफस्टाइल रखेंगे, ये डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, 30 से 40 में आपकी बॉडी कैसे रहेगी। सो यंग गर्ल्स को मैं कहूंगी कि प्लीज घर का अच्छा खाना खाइए, भूखे पेट मत रहिए और एक्सरसाइज जरूर करिए। सेकेंडली, जो लोग लेट मैरिजेस कर रहे हैं, फाइन, करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें करियर पे भी फोकस करना है। अगर अभी आपके पास एक ऑप्शन नया और आ रहा है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को, कि अगर आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, यू आर नॉट रेडी कि अभी हम पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं, आई कैन नॉट बिकम अ मदर, एक नया ऑप्शन आया है oocyte फ्रीजिंग का। आपने सुना होगा, कई बॉलीवुड फिल्म स्टार्स वगैरह ने भी करवाया है। इसमें क्या होता है, व्हाट इज oocyte फ्रीजिंग? oocyte फ्रीजिंग में ये होता है कि आप एट एज ऑफ 28 to 30, अगर आपका अभी करियर जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप 27-28 साल के हो, आप चाहते हो कि 5-6 साल मैं अभी अपने करियर को फोकस करूं, फाइन, गो हेड। आप भले ही 35 की एज में माँ बनना चाह रही हैं, लेकिन आप अभी 27, 28 या 30 के भी हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर oocyte फ्रीजिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम इनके अंडों को निकाल कर फ्रीज कर देते हैं, एग को बॉडी से निकालकर फ्रीज कर देते हैं। फिर जब फ्यूचर में जब ये प्रेगनेंसी चाह रही हैं, तब इन एग्स को लेकर इनके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ मिलाकर फर्टिलाइज करते हैं, ब्रूम बनाते हैं, और उस ब्रूम को हम वापस इनके अंदर प्रत्यारोपण कर सकते हैं। तो आप आराम से, आपकी एज 30 में अगर आपने अपने एग्स फ्रीज करवा लिए, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और वो आपने 5 साल तक फ्रीज रखा, आप 35 की उम्र में माँ बनना चाह रही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो 35 में आपकी एग की क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, लेकिन जो आपकी 30 वाली एग है वो अच्छी होगी। तो हम उसको निकालकर आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिक्स करके फर्टिलाइज करें, और हम उससे फिर आपकी प्रेगनेंसी होगी। बिल्कुल। डॉक्टर मुनमुन, आपके श्री धन्वंतरी आईवीएफ सेंटर में किस तरीके से इलाज किया जाता है और वहां पर क्या कुछ सुविधाएं मरीजों को दी जाती हैं?
जी, हमारा जो सेंटर है इट्स अ कंप्लीट वुमेन हेल्थ केयर सेंटर। इसमें हम कंप्लीट मैटरनिटी केयर यानी ऑब्स्टेटिक यानी प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी पूरी केयर रहती है, डिलीवरीज होती हैं, पोस्ट नेटल केयर डिलीवरी के बाद का केयर हम प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट गायनी चेकअप, गायनिक सर्जरीज, जैसे अगर बच्चेदानी का ऑपरेशन हम बोलें, लैप्रोस्कोपी करना है या नॉर्मल तरीके से करना है, सारी चीज़ें सुविधाएं हैं। हर गायनिक सर्जरीज की जाती हैं, जैसे फाइब्रॉइड हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, आपको अनियमित माहवारी की समस्या है, तो इन सब के लिए भी आप हमारे पास आ सकते हैं। एंड फिर एक हमारा सेगमेंट आता है इनफर्टिलिटी के लिए। अब इनफर्टिलिटी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपको डायरेक्ट आईवीएफ में ही जाना है। इनफर्टिलिटी के भी ट्रीटमेंट्स ना बहुत सिंपल भी होते हैं। जैसे हम कुछ 5 दिन की दवा देते हैं और फिर हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके भी कई कपल्स को प्रेगनेंसी रुक जाती है। एक और प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें हम हस्बैंड का स्पर्म या डोनर स्पर्म लेकर वाइफ के यूट्रस में प्रत्यारोपण करते हैं, जिससे भी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी रुक जाती है। IVF इज द लास्ट रिसोर्ट। तो जो हमारे पास कपल्स आते हैं तो पहले हम कोशिश करते हैं कि साधारण ट्रीटमेंट से इनकी प्रेगनेंसी रुक जाए जी। अगर साधारण ट्रीटमेंट से नहीं रुकती है तो फिर हम IVF की ओर जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर मुनमुन, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से इनफर्टिलिटी को रोका जा सकता है और क्या कुछ उपाय हैं, क्या कुछ इलाज है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, आयुष्मान में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार बंसल न्यूज पर जारी रहेगा। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।